नहीं चाहिए। यहाँ तो एक नर्सरी स्कूल के विद्यार्थी की फीस 2.5 लाख रुपए है। अगर कि दो 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार में उत्तराखंड के लड़के होटलों में रसोई बना रहे हैं, जाकर के सफाई कर रहे हैं। ये जड़ी-बूटियों का प्रदेश है। यदि सोलन में इतने सारे उद्योग लग सकते हैं, तो रुद्रप्रयाग में क्यों नहीं लग सकते हैं? श्रीनगर में क्यों नहीं लग सकते हैं? नैनीताल में क्यों नहीं लग सकते हैं? अल्मोड़ा, ग्वालदम, कर्णप्रयाग में क्यों नहीं लग। गुरुजी, उत्तराखंड को लेकर आप तरह-तरह के कार्य करते रहते हैं। अभी उत्तराखंड में आप कौन-कौन सी समस्याएँ देख रहे हैं? जबकि सबसे बड़ी समस्या पलायन भी है यहाँ की उत्तराखंड की। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं और कौन-कौन सी समस्याएँ हैं और उनका क्या-क्या निदान आपने सोच रखा है? देखिए, एक तो उत्तराखंड को समृद्ध करने के लिए यहाँ शिक्षा की सबसे अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। वो गाँव में नहीं है, बिल्कुल नहीं है, शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है। शिक्षा और स्वास्थ्य और सड़क 3 व्यवस्थाएँ यदि हम गाँव तक कर दिए, तो निश्चित रूप से गाँव से पलायन रुक जाएगा। जब हम शिक्षा की व्यवस्था में जितने भी अच्छे बड़े स्कूल हैं, वो चाहे नैनीताल में हो, चाहे रानीखेत में हो, चाहे वो देहरादून में हो, चाहे जहाँ भी हो, उत्तराखंड के लोगों को 25% अनिवार्य रूप से न्यूनतम शुल्क पर जब हम प्रवेश के लिए आरक्षण अनिवार्य कर देंगे, पहला काम की शिक्षा हो जाएगा। दूसरा, पहाड़ से पलायन के लिए है कि हर घर, जितने घर हैं, एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी की पॉलिसी उत्तराखंड सरकार को हम लोग बना करके देंगे और ले आएँगे। और आप देखिए, जैसे ही हम यह 3 व्यवस्थाएँ कर दिए, वहाँ नौकरी की अच्छी व्यवस्था हो गई, वहाँ स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था हो गई, वहाँ शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हो गई, वहाँ सड़क की अच्छी व्यवस्था हो गई, तो पहाड़ तो स्वर्ग है, वहाँ से पलायन कौन करना चाहेगा? और इस तीर्थ क्षेत्र को, इस भगवान के घर को हमको और सुंदर बना करके वहाँ के उनके सेवकों को पलायित नहीं होने देना है। और इस पूरे हिमालयी भूमि को जिहादियों के आतंक से मुक्त करा करके उत्तराखंड में एक कानून लाना है। यह एक सांस्कृतिक स्टेट है, इसमें गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित रहेगा। गुरुजी, शिक्षा की बात की जाए तो देश में कई प्रदेश हैं और कई प्रदेशों की अपनी शिक्षा नीति है। लेकिन लगातार काफ़ी आवाज़ उठाने के बाद भी आज तक उत्तराखंड में अपनी शिक्षा नीति नहीं बन पाई। यहाँ के अगर स्कूलों की बात की जाए तो प्राइवेट स्कूलों में इतना बुरा हाल है कि आम आदमी अपने बच्चों का एडमिशन तक नहीं करा सकता। इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये तो देश की समस्या है और देश की सरकारें इस पे काम नहीं करती हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य 2 चीज़ें निःशुल्क होनी चाहिए सरकार की तरफ से। प्राइवेटीकरण इसका होना ही नहीं चाहिए था। प्राइवेटीकरण हुआ भी, तो वो एक कंट्रोल्ड फिनोमेना से हो। उत्तराखंड नहीं, पूरे देश में जो फीस की भयंकर समस्या है, उस समस्या से देश पे एक कानून निश्चित रूप से लाना चाहिए। मैक्सिमम कितनी फीस आप ले सकते हैं और उसके लिए क्या-क्या फैसिलिटी और क्यों ले रहे हैं, एक कारण के साथ घोषणा पत्र हर स्कूल को देना ही चाहिए और उसका उसकी कैपिंग करनी चाहिए। यहाँ तो एक नर्सरी स्कूल के विद्यार्थी की फीस 2.5 लाख रुपए है 1 साल की, कौन दे पाएगा? तो यह जो अत्याचार चल रहा है, इस अत्याचार को हम लोग उत्तराखंड में, यदि हमारे हाथ में कभी कुछ आया, तो उत्तराखंड को निश्चित रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाएँगे और जिससे कम से कम उत्तराखंड से पलायन का दंश जाकर के दो 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार में उत्तराखंड के लड़के होटलों में रसोई बना रहे हैं, जाकर के सफाई कर रहे हैं। ये जड़ी-बूटियों का प्रदेश है। यदि सोलन में इतने सारे उद्योग लग सकते हैं, तो रुद्रप्रयाग में क्यों नहीं लग सकते हैं? श्रीनगर में क्यों नहीं लग सकते हैं? नैनीताल में क्यों नहीं लग सकते हैं? अल्मोड़ा, ग्वालदम, कर्णप्रयाग में क्यों नहीं लग सकते हैं? तो यह जो सरकार का काम क्या है? 5 वर्ष कैसे वो वोट मिलेगा और 5 वर्ष बाद बस जीत लेना, इतना ही काम है। सरकारें कभी भी रोज़गार उन्मुखी या सांस्कृतिक उन्मुखी कभी हो नहीं पा रही हैं और इसीलिए उनकी ये दुर्गति हो रही है। ना उनकी शिक्षा की कोई अच्छी रणनीति है, ना स्वास्थ्य की कोई अच्छी रणनीति है, ना सड़क की कोई अच्छी रणनीति है और रणनीति न होने के कारण ही यह उत्तराखंड की दुर्गति हो रही है। 25 साल हो गया उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग हुए, लेकिन कोई ना विकास हुआ, ना कोई परिवर्तन हुआ। मैं तो नहीं देख रहा हूँ, अगर नेशनल हाईवे हटा दीजिए, तो उत्तराखंड की सड़कें जो स्टेट बनाता है, उसकी दुर्गति जैसी है, आप जाकर के देख लीजिए। उत्तराखंड की स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है, उसको जाकर के देख लीजिए। स्कूलों में टीचर हैं,
लेकिन वो दिल्ली में बैठे हुए हैं। वो प्राइवेट लोगों से जाके काम ले रहे हैं। एक भी स्कूलों में विद्यार्थी नहीं है। तो यह जो व्यभिचार और भ्रष्टाचार है, इसको कौन रोकेगा? वो एसडीआई को पैसा देता है, वो बीएसओ को पैसा दे देता है और नौकरी नहीं करता है। तो इससे नुकसान किसका हो रहा है? ऐसे लोग बर्खास्त क्यों नहीं हो रहे? और स्कूलों में हम सड़क से स्कूलों को क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? सड़क के किनारे स्कूलों को क्यों नहीं बना रहे हैं? हर गाँव तक अभी सड़क क्यों नहीं पहुँची उत्तराखंड में? तो यह ज़रूरी है कि सड़क, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य, इस पे काम 4 चीज़ों पे हो। उत्तराखंड यह बहुत आवश्यक है। और स्कूलों में मैंने एक जैसा कि कहा, जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं बड़े, उसमें उत्तराखंड के 25% लोगों की भर्ती न्यूनतम शुल्क पर अनिवार्य किया जाए। ये आरक्षण निश्चित होगा, तभी जाकर के अच्छे स्कूलों में उत्तराखंड के गरीब मज़दूर भी पढ़ सकते हैं। नहीं तो कोई किसी के सब बाहरी से, आप जाइए रानीखेत के स्कूल में, आप जाइए डॉन बॉस्को में, आप जाइए दून स्कूल में, एक भी उत्तराखंड का विद्यार्थी नहीं पढ़ रहा है। हमारी सड़क है, हमारी स्वास्थ्य है, हमारा हमारा सारा पैसा है, और पढ़ेंगे बाहर के लोग, ये कैसे हो सकता है? बाहर के लोगों को भी पढ़ाइए, लेकिन उत्तराखंड को आरक्षित करिए। और उत्तराखंड एक गरीब प्रदेश है, इसको समृद्ध करने का यही एक तरीका है कि इसकी शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो। ये थे हमारे साथ महाराज जी का बहुत-बहुत